नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो है वो वीडियो है हिंदुस्तान ऑनर्स रिएक्शन का। टाइटल है संसद से पीएम मोदी की स्पीच सुन पाकिस्तानी मीडिया के उड़े होश। चले भाई देखते हैं। 9 मई को पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइलों और आर्म्स ड्रोन्स के भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की। ये मिसाइलें भारत के किसी भी हिस्से पर गिरती तो वहां भयंकर तबाही मचती, लेकिन भारत ने आसमान में ही चूर चूर कर दिया। दोस्तों नमस्कार। कल पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने में ट्रंप का कोई हाथ नहीं था और जेडी वैंस ने 5-6 बार फोन किया मुझे, तब मैं बिजी था मीटिंग में और हमने जब पाकिस्तान को ठोक दिया अच्छे से, तो उसके बाद पाकिस्तान के ही डीजीएमओ ने फोन करके खुद कहा कि हमें सीज फायर करना है और उसकी रिक्वेस्ट पर ये हुआ था और इसमें किसी भी वर्ल्ड लीडर का कोई हाथ नहीं है। और ट्रंप तब से 29 बार बोल चुका है सेम बात की मैंने रुकवाई जंग, जिसका कल मुंह तोड़ जवाब दिया पीएम मोदी ने और ये भी बताया कि पाकिस्तान की तरफ से 1000 मिसाइल्स और ड्रोन आए थे 8 और 9 मई की रात को और हमने एक भी भारत की भूमि पर हिट नहीं होने दिया। और ये कमाल हमारे इंडियन मेड डिफेंस सिस्टम ने किया था और इसकी वजह से ही इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है हमारे वेपन्स की पूरी दुनिया में। तो ये सब सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया की हवा टाइट हो गई है और उनके पास कोई जवाब नहीं है इसका। वो भी वही बातें कर रहे हैं जो हमारा ऑपरेशन कहता है। तो ये कल पीएम मोदी ने कहा भी कि पाकिस्तान की भाषा बोलना बंद कर दो, लेकिन ये लोग कहाँ सुधरने वाले हैं। और पीएम मोदी की कल की स्पीच के बाद अब पाकिस्तान की आर्मी से भी टांगे कांप रही होंगी और वो अगर कुछ सोच भी रहा होगा भारत के खिलाफ कुछ करने का, तो उससे पता लग गया होगा कि अगर उसने कुछ जरा से भी किया तो इस बार इंडियन। भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बड़े खुल खिला के पार्लियामेंट में बहस की और कहा जनाब कि हम तो अभिनंदन को भी वापस लेके आ गए और कांग्रेस जो है उसने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की और हिंदू टेरर का नैरेटिव जो है वो कांग्रेस देती रही। सो मोदी साहब के बेसिकली दो टारगेट थे, एक इंडियन कांग्रेस और दूसरा पाकिस्तान। और वो कह रहे हैं कि जनाब जो कांग्रेस है वो पाकिस्तान का नैरेटिव बोल रही है और अब ये चीज़ें जो हैं ज़ाहिर बात है दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट कि अगर वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान का नैरेटिव बोल रही है, तो इट मीन्स कि कांग्रेस जो है वो बात कर रही है जो मतलब अब वो नेहरू को भी मोदी साहब ने रगड़ दिया, सबको ही रगड़ दिया। कोई एक ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको मोदी साहब ने नहीं रगड़ा होगा। नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में ये दावा नहीं तो अगर कुछ बात है तब तो ये बात कही जा रही है ना कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। जो बातें पाकिस्तान की मीडिया कहती है, जो बातें पाकिस्तान के लीडर्स कर रहे हैं, जो बातें पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं, सेम बातें हमारे इधर अपोजिशन कह रही है। देखिए, सवाल उठाना इज डिफरेंट थिंग। आप सवाल उठाइए, सवाल करिए। संसद भाई हमारी डेमोक्रेसी से है ना, पाकिस्तान की जैसी डेमोक्रेसी तो है नहीं कि वहां पे वन साइडेड उनकी पार्लियामेंट में बातें होती हैं, वन साइडेड चीजें होती हैं। हमारे यहाँ पक्ष की भी बात होती है, विपक्ष की भी बात होती है और बिल्कुल आजादी है बोलने की, उसमें वो कोई नहीं है। लेकिन ये तो तय करेगी जनता ना कि भाई कौन क्या बोल रहा है, जनता देखती है। कौन क्या सबूत दे रहा है, जनता देखती है। कौन किस तरह की भाषा बोल रहा है, ये भी जनता देखती है। तो हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है कि हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं और हम बहस कर रहे हैं। जो भी बहस हो रही है, जो बहस में आ रही है, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है। एक वो लेडी कौन सी एमपी है, कहाँ की है, वो कह रही है कि जी ये तमाशा बनाया गया, ऑपरेशन सिंदूर जो था वो तमाशा था। बताइए कि हमारी आर्म फोर्सेस ने जो ये काम किया, जो जवाब दिया, जो चीज़ें की, हमारी एक एमपी तमाशा करार दे रही है उसे। कमाल की बात है। और देखिए पॉलिटिक्स में आप करें, नेहरू जी का नाम आया ही है, पॉलिटिक्स में तो नाम आता रहेगा। कल को मोदी जी नहीं रहेंगे, उसके 50 साल बाद भी मोदी जी का नाम आता रहेगा। क्यों जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम नहीं आता है क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? या मोहम्मद अली जिन्ना का नाम नहीं आता है? आज भी जिन्ना का नाम आता है, नहीं आता है क्या? ये जरूरी नहीं है ना कि पॉलिटिक्स में पंडित नेहरू ने जो किया वो सब कुछ सही किया और जो उनके विपक्ष में हो वो भी तारीफ करने लगे। भाई यही तो डेमोक्रेसी है ना। अगर मुझे लगता है कि ये चीज खराब हुई है या मेरे नजरिए से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं तो बोलूंगा। अब वो चाहे नेहरू ने की, चाहे मोदी ने की। जो नेहरू को पसंद करेंगे वो मोदी की बात करेंगे, जो मोदी को पसंद करते हैं वो नेहरू की बात करेंगे। ये तो है ना। बट देखना उसमें है कि फैक्चुअली क्या चीज हुई और उस फैसले का असर क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला।
अगर इंडस वाटर ट्रीटी हुई, उसका रिजल्ट क्या था भाई? भारत से वो नदियां निकलती हैं। आप जरा सोचिए इस बात को सोचिए बस, कि वो नदियां भारत से निकलती हैं और भारत का उन नदियों के पानी पर कितना अधिकार है जी? 20%। 80% अधिकार किसको दे दिया गया? पूरे इंडस वाटर सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान को। यह कैसे फेयर हो सकता है? दर्शक, आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं, क्या अगर ये नदियां पाकिस्तान से निकल रही होती और ये नदियां भारत में आ रही होती, तो क्या पाकिस्तान हमें 80% पानी देता और अपने आप को खुद 20% रखता? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट में। तो अगर कोई चीज फेयर नहीं हुई है या फेयर नहीं दिख रही है, तो उस पर तो बात करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं कि हर फैसला मोदी जी का सही फैसला है या हर फैसला नेहरू जी का सही फैसला हुआ होगा, उसके परिणाम हमने भुगते हैं ना। ये दावा भी कर दिया कि अगर भारत पर कोई दहशतगर्द हमला हुआ तो हम अपने तरीके, अपनी शराइत और अपने वक्त पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई एटमी ब्लैकमेलिंग काम नहीं करेगी। और तीसरा ये कि हम दहशतगर्दों और दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वालों को अलग अलग नहीं देखेंगे। ठीक है जी। और उन्होंने कहा जी कि इंडिया विल एक्शन करते रहेगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद नहीं करेगा। अब जब भी इंडिया के अंदर दहशतगर्दी का वाकया होगा तो वो कहेंगे हमने पाकिस्तान पे हमला कर देना, और वो कह रहे हैं जी हमने टेरर इन नर्सरीज जो है वो न्यूट्रलाइज कर दी हैं। फिर थोड़े अरसे बाद आएंगे मोदी साहब और कहेंगे नहीं जी कुछ टेरर नर्सरीज रह गई थी। तो ये एक अनएंडिंग साइकिल है जो कि खत्म नहीं होना। ये चीज खत्म हो सकता है चीमा जी, आपकी नीयत होनी चाहिए ऐसी। आपकी नीयत होगी, खत्म होगा ये, लेकिन आपकी नीयत नहीं है। हाफिज सईद हमने पाल कर रखा है, मसूद अजहर हमने पाल कर रखा है, सैयद सलाउद्दीन हमने पाल कर रखा है, ज़कीउर रहमान लखवी हमने पाल कर रखा है, 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हमने पाल कर रखे हैं। आप एक भारत का यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बताइए, एक बताइए, हमने पाल कर रखा है। अरे जरा सी शर्म रखिए आप लोग। यह खत्म हो सकता है अगर आप लोग भारत से नफरत करना छोड़ दें, आप लोग भारत के खिलाफ इस तरह की आतंकवादी घटनाएं करना छोड़ दें। अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। अब अगर बड़ी जंग की जरूरत पड़ी ना, वो भी हम करेंगे और पाकिस्तान को ऐसा मारेंगे कि अगले 100 साल तक वो सर उठा नहीं पाएगा। और इसकी गवाही आप बनेंगे, देखिएगा, अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो। आप विक्टिम कार्ड प्ले करते रहिए, आप कुछ भी करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यूएनओ को भी देख लेंगे, हम ह्यूमन राइट्स को भी देख लेंगे, जिसको भी देखना हुआ देख लेंगे। अब बर्दाश्त नहीं होंगी चीजें, अब बर्दाश्त नहीं होंगी चीजें। और आप देखिएगा ये होकर रहेगा। कई लोग मुझे कमेंट में कहेंगे वॉर मॉन्गर हो गया, ये वॉर मॉन्गरिंग करता है। यार कब तक हम अमन की आशा का ये ढोल पीटते रहे यार? कितनी और चोटें खाएं, कितने और जख्म खाएं हम लोग? अब बर्दाश्त के बाहर चीज है। आप करें या ना करें, अगर घटना होती है आप ठोके जाएंगे, ये तय है। अब कई लोग मुझे कहेंगे कि ये क्या बात हो गई, ये क्या बात हो गई? हो गई बात, हो गई बात। अगर आपको बचना है तो इंश्योर करिए कि ये घटनाएं ना हो, इंश्योर करिए। बाकी अगर इतनी समझदारी बची है, लो आईक्यू से थोड़ा अपर आईक्यू हुआ है कुछ लोगों का, समझ सकते हैं आप। ये चीज बहुत सीरियस है कि ये अब इंडिया समझता है कि हम किस तरह अपना इस नैरेटिव को आगे हमने लेके चलना है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया की अंदर एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई है। क्या इंडियन पार्लियामेंट, क्या इंडियन ऑपोजिशन और गवर्नमेंट इसको हल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? मिसाल के तौर पे जब आज अमित शाह साहब ने ये कहा, माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। सो ये वो कह रहे हैं कि जनाब
हमने आज कल ऑपरेशन किया। तो वो लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपने ये किस तरह ऑपरेशन कर लिया, क्योंकि आज पार्लियामेंट का सेशन है और आज ही आपने ऑपरेशन किया। समझ रहे हैं आप बात? तो ये चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप फॉर एग्जाम्पल नहीं नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप कि पार्लियामेंट का सेशन है तो प्लान्ड किया गया होगा पहले से कि नहीं पार्लियामेंट के सेशन वाले दिन ही हम ऑपरेशन करेंगे? अरे गजब के जाहिल आदमी है यार। ऑपरेशन मोदी जी ने करना है, ऑपरेशन अमित शाह ने करना है, और ऑपरेशन का 1-2 घंटे की प्लानिंग में हो जाता है। कैसे सिक्योरिटी एनालिस्ट है सर आप, जो 1 महीने से छुपे हुए हैं, हाइड आउट में हैं, वो 1 घंटे में ऑपरेशन प्लान हो सकता है क्या, या फिक्स डे पे प्लान हो सकता है? हफ्तों की मेहनत, हफ्तों की इंटेलिजेंस, हफ्तों की सर्विलांस, उनका कॉर्डन ऑफ करना, ये 2-4 घंटे में प्लान्ड ऑपरेशन नहीं होता जी। सिक्योरिटी एक्सपर्ट साहब, डिफेंस एनालिस्ट साहब, यह ऑपरेशन तब से चल रहा है जब से पहलगाम की घटना हुई है, तब जाकर घेरा गया है, तब जाकर मारा गया है। और पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले तो हमारे यहां कई लोग हैं, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। मई में यह घटना होती है और अब जाकर मारे गए। आप कह रहे हैं कि ये उसी दिन कैसे हो गया? कमाल की बात है यार। ये लॉजिक आ कैसे जाते हैं आप लोगों के दिमाग में? ये ना 1 दिन की प्लानिंग है, ना 1 हफ्ते की प्लानिंग है, कई हफ्तों की प्लानिंग है चीमा जी। और ऐसे ऑपरेशन आपने शायद उधर का टेरेन नहीं देखा है जिधर ये लोग छुपे हुए थे। पहाड़ हैं, खाइयां हैं, जंगल हैं, और आप कह रहे हैं कि बड़ा सटीक दिन टाइमिंग चुनकर मारा यार। वो आतंकवादी थे, उनका टाइमिंग से कोई मतलब नहीं था। हम महीनों से उनको ट्रैक कर रहे थे, उनको महीनों से उनका सर्विलांस कर रहे थे, उनको घेर रहे थे, धीरे धीरे घेरते घेरते ठोक दिया हमने उनको। और पाकिस्तानी निकले हैं वो, और पाकिस्तानी सुअरों को ऐसे ही ठोक ठोक कर 72 हूरों के पास पहुंचाया जाएगा। और ये पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए बात। फॉर एग्जाम्पल मोदी साहब कह रहे हैं जी कि उन्होंने कहा जी कि पानी नहीं बहेगा अब पाकिस्तान, इंडिया जो है वो सिर्फ 20% वाटर लेता है इंडस वाटर ट्रीटी का, और बाकी पाकिस्तान को चला जाता है। ठीक है जी। अब वो कहते हैं जी कि ये जो इंडस का वाटर है ये पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर और बाकी जगहों पे जाता है, और इंडस वाटर ट्रीटी जो थी दैट वाज अ ब्लेंडर। हमने उस ट्रीटी को अबेयंस में डाल दिया। ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। सो ये वहां पे रूलिंग पार्टी तो ये फैसला कर रही है, लेकिन दैट इज सम हाउ टू अंडरस्टैंड। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, ये चीज़ें मैनेज करना ये कोई इतना आसान काम नहीं है। अब वो मोदी साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान ने 1000 मिसाइल लॉन्च कर लिए, हमने वो सारे के सारे रोक लिए। साथ में उन्होंने कह दिया कि जनाब हमने जो वेपन्स जो थे ना वो डिफेंस इंडिया मेड वेपन्स थे, मतलब S-400 तो इंडियन मेड नहीं था। तो ये भी डिस्कशन वहाँ पे हुई। तो ये इंडिया के अंदर अब बहुत बड़े पैमाने पे मेड इन इंडिया का मतलब ये नहीं हुआ कि और 100% मेड इन इंडिया। आप जाकर भाषण सुनिए, ज्यादातर जो मारे हैं ना ड्रोन्स वो हमारे L-70, उनको हमने अपग्रेड किया है खुद। जो Zu-23 था उसको भी अपग्रेड किया है, वो भी रशियन है, हालांकि हमने उसको अपग्रेड किया है। हमने उसकी टेक्नोलॉजी, वो बहुत पुरानी है, World War II के जमाने की, हमने उसको अपग्रेड किया, उसको नई चीज बनाई हमने उसको। हमारी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी काम आई है, हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम काम आया है। S-400 का हिस्सा जो है उसमें 1-2% होगा, बाकी हमने अपने से मारा है, इसलिए कहा गया है। बड़े पैमाने पे इंडिया की ऑपोजिशन को भी बहुत टॉपिक मिल गए हैं। जिस चीज को नरेंद्र मोदी जो क्या नाम था उसका, राहुल गांधी ने जिस चीज को हाईलाइट किया, वो उसने कहा कि भाई तुम फौज को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। और ये जो ट्रम्प 29 दफा कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानती, वो कहते हैं नहीं उन्होंने कोई सीज फायर नहीं कराया। वो कह रहे हैं हमने किसी ने कोई सीज फायर नहीं कराया।
सो मुझे ये चीज बड़ी, वो जिसे कहते हैं ना, चंबे की लग रही है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में भारत ने जो तैयारी की है वो ना की होती ना बॉस, तो भारत को कितना नुकसान हो सकता था इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन आज भारत आत्मनिर्भर है और इसी वजह से भारत के हमलों से पाकिस्तान के कई एयरबेस अभी तक आईसीयू में। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने यह भी बताया पाकिस्तान ने एक साथ 1000 मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया था, 1000, और भारत ने सब फोड़ दिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसी ने पाकिस्तान का नाम लेकर जो है ना उसकी निंदा नहीं की, आतंकवाद की निंदा की। अगर पाकिस्तान को कॉर्नर नहीं किया तो अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को बैन क्यों किया, उसको ग्लोबल आतंकी संगठन क्यों बताया? टीआरएफ कहां पर है ये किसी को पता नहीं है। हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना हुआ मुल्क है, और ये सारी जो अभी मुस्तफ़ा भाई कह रहे थे झूठ या धोखे या ये सारी चीज़ें, ये वो इक़दार हैं जो इस्लाम ने हमें सिखाई। और कह रहे हैं हमारे समय में तो पाकिस्तान का नाम, 26/11 के बाद पाकिस्तान का नाम लिया था अमेरिका ने। अमेरिका से एफबीआई की टीम आई थी भारत की जांच में मदद करने के लिए, तब हमको मदद लगती थी, तब भी पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन नहीं बता दिया था अमेरिका ने। तो क्या जब 26/11 हुआ था तो अमेरिका ने पाकिस्तान से रिश्ते तोड़ लिए थे क्या? जबकि 26/11 में तो अमेरिकी नागरिक भी मरे थे। और क्या भारत अमेरिका के लिए अपने रिश्ते किसी से तोड़ लेता है क्या? अभी अमेरिका चिल्लाता रह गया कि S-400 ना खरीदो रशिया से, भारत ने सुन ली थी क्या? खरीदा कि नहीं खरीदा? नेटो देश सारे कहते रह गए रशिया से तेल मत खरीदो, भारत ने तेल खरीदा कि नहीं खरीदा? भाई ये ग्लोबल डिप्लोमेसी है, बच्चों की दोस्ती थोड़ी चल रही है कि राहुल का पप्पू से झगड़ा हो गया तो अब जो है वो राहुल से कोई बात नहीं करेगा, नहीं तो तुम मेरे दोस्त नहीं। कट्टी पाकिस्तानी कौम दुश्मन है सच्चे आदमी की और काबिल आदमी की, इसीलिए तो देखो सारी वसाइल होने के बावजूद सारी दुनिया में हाथ ऐसे नहीं है बल्कि हाथ ऐसे। बुरा लगा, सच कड़वा होता है। अच्छा देखिए कितनी मतलब कैसी बात है। आपको अपने देश के पीएम पर, उसकी बातों पर भरोसा नहीं है, ट्रंप पर भरोसा है। कितनी बड़ी बात है। अगर आपके पास इस बात के सबूत हैं, अब मैं कहने लगूं कि मैंने राहुल गांधी को पढ़ाया है, मैंने राहुल गांधी को पढ़ाया, 50 बार बोल दूं तो क्या कोई मान लेगा कि मैंने राहुल गांधी को पढ़ाया है? सबूत देना पड़ेगा ना। एक काम करें, ट्रंप एक काम करें, कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दें, बोलेंगे ऐसा है कि देखो ये मैंने कहा था और देखो मोदी ने ये बात कही थी, कॉल रिकॉर्डिंग डाल दे भैया। इतना बड़ा वो है तो सबूत चाहिए ना। अब कल को मोदी जी उठ के कह दें कि मैंने ट्रंप को बोला था कि ट्रंप तू ऐसी ऐसी बातें कर, या तू ये कर ले, तू वो कर ले, तो ट्रंप मान लेंगे। मैं फिर कहता हूं ये तो बिल्कुल पाकिस्तान वाली हरकत हो गई। मैं कह रहा हूं ना, ट्रस्ट मी ब्रो, मेरा सोर्स क्या है? ट्रस्ट मी ब्रो, सोर्स मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा चलो, अगर यही फॉर्मूला लगाना है तो फिर तो ट्रंप ने जो जो बातें कही सब माननी पड़ेंगी। फिर तो उसने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है, बाकियों के बारे में क्या कहा, सब बातें मान लो फिर। या अपने हिसाब, अपने एजेंडे को जो आगे करती है वो वाली बात मान लूं, बाकी बात नहीं मानूंगा मैं। ये होता है। ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता है। लोग जो है ना वो, खैर पाकिस्तान को बड़ा क्लियर मैसेज चला गया है, और अगर अब भी आसिम मुनीर को या पाकिस्तान की पावर एलीट को ये मैसेज क्लियर नहीं है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान जंग चाहता है तो इस बार हम जंग देंगे उसे। 4 बार तो उसने दी हमें, अब की बार हम देंगे, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि उसकी शुरुआत नहीं हुई है, शुरुआत हो चुकी है इस जंग की, और उस जंग की शुरुआत सर्जिकल स्ट्राइक से हुई थी। सर्जिकल स्ट्राइक, फिर वो उससे बड़ी एयर स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक के बाद ये मिसाइल स्ट्राइक। हर बार आप जाकर एनालाइज कीजिए, हर बार हमारे हमले का दायरा बढ़ रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक छोटी सी जगह पे कुछ लोग गए, किया, वापस आ गए। एयर स्ट्राइक, प्लेन्स गए, मारे, घुसे, बाहर आ गए। मिसाइल स्ट्राइक, आप टाइमलाइन देखिए और स्पेक्ट्रम देखिए उसका कितना बड़ा हो गया। 11 एयर बेसिस, 12 एयर बेसिस मिसाइल मारे हमने। आज भी रहीम यार खान आपका 2.5-3 महीने बाद भी ऑपरेशनल नहीं। आज भी जाकर पढ़ लीजिए,
अब देखिए नोटन जारी है उसके लिए, अभी ऑपरेशनल नहीं। स्पेक्ट्रम बढ़ता जा रहा है, लड़ाई जारी है। अगर कोई ये सोच रहा है भारत में भी और पाकिस्तान में भी कि जंग नहीं चल रही है दोनों देशों के बीच, आप गलत सोच रहे हैं। लड़ाई जारी है। लड़ाई कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे नहीं होती है। लड़ाई एक सतत प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और हर बार ये लड़ाई और ज्यादा बड़ी पिछली बार से और ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। आप बस क्रोनोलॉजी समझिए। आप सर्जिकल स्ट्राइक का वो देखिए कि कितनी बड़ी थी, उसके बाद आप एयर स्ट्राइक देखिए कितना बड़ा हो गया, फिर आप मिसाइल स्ट्राइक देखिए कितना बड़ा हो गया। अगली बार साफ है सरकार पाकिस्तान की। तो पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तान पर राज कर रहे हैं, उनको यह बात समझनी पड़ेगी कि भारत बहुत ज्यादा सीरियस है, और ये इतना सीरियस है कि भारत फुल फ्लेज्ड वॉर से भी पीछे नहीं हटेगा। इतना ज्यादा सीरियस है कि अगर आप एटॉमिक हथियारों तक पहुंच जाएंगे, वहां तक भी बात जाएगी। और इसीलिए अगर आप लोग को अंदाजा नहीं लग रहा कि पीएम मोदी की तरफ से या भारत की तरफ से बार बार यह बात क्यों कही जा रही है कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, इसका सीधा मतलब है कि हम इसके लिए तैयार हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। इसके लिए भी हमारी तैयारी है, तो हम उससे डरते नहीं हैं। और यह बात पहले कभी ऐसे नहीं बात होती थी। अब यह क्लियर स्टैंड है कि हम लोग न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरेंगे। नहीं डरेंगे मतलब अगर आप न्यूक्लियर करोगे, हम भी न्यूक्लियर करेंगे, हमारा भी नुकसान होगा, आप तो नक्शे से मिटोगे फिर। और जो भी पाकिस्तानी ये सोचता है, मैं उसको चैलेंज करता हूं मैं उसको कि जाकर जरा ढंग से पढ़े कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच एटॉमिक जंग हो गई तो कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। और इसके लिए बतौर सबूत मैं फिर से पाकिस्तानियों को याद दिलाना चाहूंगा। 2 आपके बंदों की बात मैं सुनवाना चाहता हूं। एक बंदा जो आपके एयरफोर्स का चीफ रह चुका है, बहुत बड़ा अफसर हो चुका है, असगर खान। दूसरा बंदा जो आपके यहां का बहुत बड़ा तर्जिया निगार है, हसन निसार और असगर खान। इन दोनों की बातें मैं आपको सुनवाता हूं कि जब न्यूक्लियर हमला होगा, न्यूक्लियर अटैक होगा, न्यूक्लियर जंग होगी अगर भारत पाकिस्तान में, तो क्या होगा। सुनिए। See our nuclear weapon capability, according to ourselves, India specific. India specific. This is what we've always said. This is absolutely ridiculous. What do we mean by that? Some madman sitting there will press the button and you'll have nuclear war. And 1 or 2 bombs in Pakistan will finish Pakistan, but won't destroy India. We have no need for this weapon. And if we use it, we'll destroy Pakistan. It's not at all necessary. We have no nuclear threat. This stupid idea of nuclear power. Who are you going to use your nuclear weapons against? If you use one, you will get destroyed. ये जो अनपढ़ों का टोला यहाँ फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन चाहलों ने पढ़ा ही नहीं कि एटम बम होता क्या है। अब 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन है, हम है 17 करोड़। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। कोई होश के नाखून लें। ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वीन। ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है। समझ में आई बात? भारत तो फिर भी बचेगा, भारत फिर भी सरवाइव कर लेगा। पाकिस्तान का एक बंदा नहीं बचेगा, एक बंदा नहीं बचेगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान विल बी फिनिश्ड। हम तो फिर भी आधा भारत गंवा देंगे, तबाह हो जाएगा, मिट्टी जर्जर हो जाएगी, रेडिएशन फैल जाएगा, झेलेंगे हम। आपका क्या होगा? आप लोग नक्शे से मिट जाएंगे। और ये मैंने नहीं कहा है, ये आपके एयरफोर्स के चीफ कह के जा चुके हैं, और ये आपके हसन निसार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और 2 जिम्मेदार लोग कह रहे हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदार तो एयरफोर्स के चीफ की थी। वो जानते हैं कि क्या है असल मकसद। तो एक जाहिलो अनपढ़ो पाकिस्तानियों, ये जो बार बार कहते हो ना एटमी ताकत, एटमी हमला, ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हें आइडिया नहीं है। अपना मौत बुला रहे हो, अपनी और अपने बच्चों की, अपने खानदानों की। पाकिस्तान में एक भी जिंदा नहीं बचेगा कोई। फिर जो कहते हो ना
कि कलमे की बुनियाद पर बना है और पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। वैसे तो 71 में हो गया था, सब घुस जाएगा अंदर। अब मैं फिर कहता हूं, पाकिस्तान के लोगों को सीरियसली इस बारे में सोचना चाहिए। आतंकवादी भेजने बंद करिए, हमारे खिलाफ आतंकवादी कार्रवाई बंद करिए। आप भी चैन से रहिए, हमें भी चैन से रहने दीजिए। और नहीं तो जब अति हो ही गई है, आर या पार है, फिर देखी जाएगी यार, फिर देखी जाएगी। लेकिन पहले मैं वार्न कर दे रहा हूं कि आप ही के लोग क्या कहते हैं उस बारे में, इसलिए जरा दिमाग लगाइए। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,